हमारे सड़क परिवहन मंत्रालय का और हमारे रेल मंत्रालय का। दूरदृष्टि एक ऐसा शब्द है जिसके आधार पर ही किसी देश का भविष्य और किसी देश का निर्माण संभव हो पाता है। और उसी दूर दृष्टिकोण के आधार पर विश्व में जो वर्तमान के विकसित देश हैं, उन्होंने एक दूर दृष्टिकोण के साथ और एक क्रियान्वयन क्षमता के साथ ये स्थिति संपन्न हो पाई है। अगर इतिहास के पन्नों को हम पलटें तो अमेरिका जैसा देश जो आज विश्व शक्ति के रूप में उभरा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण विकास, अधोसंरचना के साथ मिलाकर रोड, रेलवेज, बंदरगाह, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, अधोसंरचना में ही विशेष ध्यान देकर और उसमें निवेश करके आज एक विकसित विश्व के सबसे विकसित देश के रूप में उभर पाया है। और यही कहानी हमारी पड़ोसी देशों की भी है। चाहे चीन की बात करो, हांगकांग की बात करो, ताइवान की बात करो, आप कोरिया की बात करो। पर आश्चर्य की बात यह है कि यही स्थिति भारत की भी थी। अगर 1950 के आंकड़ों को हम निकालें तो भारत चीन जैसे देश से कई गुना आगे सदैव रहा है। रेल के क्षेत्र में भारत का रेल नेटवर्क करीब 53,000 किलोमीटर का था और उस समय चीन का रेलवे नेटवर्क केवल 23,000 किलोमीटर का होता था। लेकिन जो अर्थशास्त्र में कहा जाता है, एक नैरेटिव सेट करना और एक नैरेटिव के साथ अनलीशिंग द एनिमल स्पिरिट्स की एक क्षमता, एंटरप्रेन्योरिज्म हो, निवेश हो, नेतृत्व हो, क्षमता हो, और इन चारों शक्तियों को लेकर क्रियान्वयन करके नतीजे पे हम लोग उतर पाए। लेकिन पिछले 50-60 सालों में दुर्भाग्यपूर्ण ये भारत में संभव नहीं हो पाया और इसके पीछे भी कई कारण, 4 या 5 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कि सरकार का ही अधोसंरचना में निवेश की कोई विशेष ध्यान, आकर्षण या क्षमता ही नहीं रही। उसी के साथ जो भ्रष्टाचार और अदक्षता, इनएफिशिएंसीज की जो वातावरण पूरे देश में रही है। तीसरा कारण कि पर्यावरण की मंजूरियों के लिए अलग थलग एक एक मंत्रालय भटकता था और भूमि अधिग्रहण की भी एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। और अगर मैं कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सबसे बड़ी समस्या देश में नेतृत्व की थी, नेतृत्व की कमी की थी, विजन की थी। और इसी को एक नए रूप में और नया लक्ष्य, नया दक्ष और नया संकल्प धारण करके 2014 में लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि भारत के विकास का नया अध्याय अधोसंरचना में ध्यान देकर और उसे पूर्ण फोकस बना करके ही
हमें आगे बढ़ना होगा। और इस अप्रोच के साथ 2021 में प्रधानमंत्री जी ने पीएम गति शक्ति की योजना को भी जोड़ी। तो 2014 में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां अधोसंरचना में पूर्ण विकास, पूर्ण सोच, पूर्ण क्रियान्वयन क्षमता और उसी के साथ एक सिनर्जी मिलाने के लिए पीएम गति शक्ति की योजना की शुरुआत हुई। और इसमें दो अप्रोचेस हैं। एक तो हमें निवेश बढ़ाना है। निवेश बढ़ाना है सरकार के आधार पर। गवर्नमेंट मस्ट बी द फर्स्ट मूवर ऑफ इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट मस्ट पुट द फर्स्ट फुट फॉरवर्ड in terms of investment so as to attract on the back of it private investment. और उसी के साथ साथ हमारे विभिन्न मंत्रालयों में, विभिन्न डिपार्टमेंट्स में एक सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन और कोहेजन का वातावरण भी हमें निर्मित करना पड़ेगा। और इस सोच, ट्विन अप्रोच की सोच और विचारधारा, फ्रंट फुट पे सरकार का निवेश, उसी के साथ निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना और उस अप्रोच के साथ एक सिनर्जी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में बेहतरीन सिनर्जी पीएम गति शक्ति योजना के आधार पर। इस अप्रोच के साथ जो नतीजे आज 9.5 साल बाद हमारे सामने है, सबसे पहले सरकार ने निजी क्षेत्र से और सरकारी निवेश को भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी दी। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत, इनोवेटिव मॉडल्स के तहत नया निवेश भी आकर्षित किया है। और अगर आप देखें, जो मैंने कहा कि सरकारी निवेश की हमने बात की, जो रेल बजट 2013-14 में 29,000 करोड़ का था, उसे आज 9 गुना 9 वर्षों में बढ़ाकर आज वही रेल बजट 2,40,000 करोड़ का बन चुका है उसी देश के अंदर। 9 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, 900% ग्रोथ, 29,000 crores to 2,40,000 crores। देश की जनता ये कभी कल्पना नहीं कर पाती थी कि भारत सरकार 10 लाख करोड़ का कैपेक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट लेकर आगे बढ़ेगी 1 साल के अंदर। पूर्व के जमाने में एक एक रुपया नहीं 8 आने डाले जाते थे। आज 10 लाख करोड़ का कैपेक्स की योजना है 1 साल के अंदर। और प्रधानमंत्री स्वयं हर एक मंत्रालय के साथ फॉलो अप करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे कि क्या हम उन कैपेक्स टारगेट्स को मीट कर रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं मीट कर रहे हैं तो क्यों। पहली की सोच और आज की सोच के बीच में अंतर देखिए। पहली की सोच थी कि जो बजट आपको दिया गया है उसमें से बचत करो ताकि रेवेन्यू डेफिसिट कम दिखे, फिस्कल डेफिसिट कम दिखे। आज की सोच है कि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पैसा का पूर्ण सदुपयोग करके राष्ट्र के निर्माण पे, कैपेक्स पे आप आगे बढ़ो। और उसी का प्रतिफल है कि आज देश आर्थिक प्रगति और विकास के पथ पे इतने तेजी से चल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम देखें कि 2004 से 2014 के बीच में रेल के नेटवर्क में नए रेल 14,985 किलोमीटर का ट्रैक का निर्माण हुआ था। ये 10 साल का रिकॉर्ड। और 9 साल का रिकॉर्ड जहां 14,985 किलोमीटर का ट्रैक लेइंग का काम 10 साल में यूपीए की सरकार ने की थी, वहीं आज एनडीए की सरकार ने
25,871 किलोमीटर का ट्रैक लेइंग का काम किया है, मतलब ऑलमोस्ट डबल। 14,000 से करीब करीब 25,000 26,000 तक। और आज हमारा रेलवे सिस्टम पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। अगर आज आप देखो तो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज पूरे दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, एशिया की बात नहीं कर रहा हूं, आईफल टावर से भी ऊंचा पेरिस का, वो आज देश में कहां बना है? वो जम्मू कश्मीर में बना है। सबसे बड़ा दुनिया का आर्च पियर का रेलवे ब्रिज आज वो दुनिया में कहां बना है? देश में नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा ब्रिज बना है, मणिपुर में बना है। तो जो जेएनके को, जो उत्तर पूर्वी राज्यों को स्टेप सिस्टरली और स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट दिया जाता था, आज वही प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास और प्रगति का फोकस बनाया है। पूर्वोत्तर को पूर्वोदय में बदला है, जम्मू कश्मीर को भारत का ताज के रूप में बदला, और वही एक परिवर्तन आज हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर हाईवे के निर्माण में हम देखें तो उन 10 सालों में 12 किलोमीटर प्रतिदिन का रिकॉर्ड होता था। इन 9 सालों में 37 किलोमीटर प्रतिदिन का कीर्तिमान हमने हासिल किया है, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा हाईवे हमारा प्रतिदिन बन रहा है। 2014 में करीब करीब 90,000 किलोमीटर के हमारे हाईवे बने हुए थे देश के अंदर। आज 9 साल बाद 1,45,000 किलोमीटर के हाईवे हमारे आज देश में बन चुके। 65 साल में 90,000, 9 साल में 55,000 किलोमीटर। ये एक नई फुर्ती और रफ्तार हम देश में ला पाए हैं। और इसी के साथ हमारा हाई स्पीड कॉरिडोर 350 किलोमीटर का ही होता था, आज वही हाई स्पीड कॉरिडोर 9 गुना बढ़कर 3,100 किलोमीटर का हो चुका है। परियोजनाओं का स्केल भी हमें देखना होगा, जो कभी पहली कल्पना नहीं होती थी। भारतमाला की योजना, 65,000 किलोमीटर की भारतमाला की योजना का क्रियान्वयन आज हो रहा है, जिसमें से 1,350 किलोमीटर का दिल्ली मुंबई का हाईवे भी उसी में शामिल है। और जो दिल्ली और मुंबई के बीच में सफर 24 घंटे लगते थे, आज वो आधा बनकर 12 किलोमीटर के समय में आप रोड से दिल्ली और मुंबई के बीच में प्रस्थान कर सकते हो। आज जरूर हम लैंड एरिया के आधार पर, जमीनी क्षमता के आधार पर विश्व के 7वें बड़े देश हैं, पर रोड नेटवर्क के आधार पर हम विश्व के द्वितीय बड़े देश। आज भारत की काउंट होती है तो हर क्षेत्र में नंबर 1 से नंबर 5 तक होती है। टॉप 5 में हम हर क्षेत्र में आज आ चुके हैं। और इसी के साथ साथ हमारा पूरा ध्यान केवल संख्या में नहीं है, पर संख्या के साथ साथ बेहतरीन क्वालिटी भी हो, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी हो, गुणवत्ता भी हो। संख्या भी हो और गुणवत्ता भी हो, क्वांटिटी भी हो और क्वालिटी भी हो। और अगर क्वालिटी की हम बात करें, टोल पर 10 साल पहले हम लोगों को 734 सेकंड इंतजार करना पड़ता था वो टोल बैरियर से निकलने के लिए। आज 47 सेकंड में हम टोल बैरियर से निकल जाते, मतलब जो समय लगता था उसके 5% समय में आज हम लोग निकल जाते हैं। और इसी के साथ साथ सूरत में पहली ऐसी रोड बनी है जो मेरे दूसरे मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय
कि स्टील स्लैग के साथ, मतलब वेस्ट मटेरियल के आधार पर दुनिया की पहली सड़क स्टील स्लैग की सूरत में बनाकर हमारे परिवहन मंत्रालय ने एक करिश्मा दिखाया है। रेलवे यात्रा में भी बहुत वृद्धि आई है। मुझे याद है मेरे पूज्य पिताजी ने, जब वे रेल मंत्री थे 1985 में, जापान और फ्रांस के शिंकानसेन और टीजीवी को देखकर शताब्दी ट्रेन की स्थापना की थी। उसके बाद 30 साल रेलवे क्षेत्र में कोई विकास नहीं। पहली बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल मंत्रालय ने मेड इन इंडिया विश्व स्तरीय सर्विस, हमारे वंदे भारत ट्रेन की स्थापना की है, जो 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार तक 52 सेकंड में पहुंच सकती है। और इसी के साथ साथ संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि 3 वर्षों के अंदर बुलेट ट्रेन हम लोग भारत में लाने जा रहे हैं। तो भारत रेल के सेवा में भी नंबर 1 में पहुंचने वाला है। और इन सभी परियोजनाओं को एक माला में अगर हमें पिरोना है तो पीएम गति शक्ति, जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, उस पीएम गति शक्ति योजना के तहत ही इन सभी योजनाओं को सिंक्रोनस, सिनर्जाइज, कोऑर्डिनेट करके भारत की जनता के लिए एक नई सफलता का प्रमाण आने वाले दिनों में बनेंगे। अब पीएम गति शक्ति की सोच और विचारधारा क्या है? हमारे देश में 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं, करीब करीब 39 हमारे मंत्रालय, और इन सभी में एक सिनर्जी लाना बहुत महत्वपूर्ण है। परमिशंस में जो विलंब होती हैं और कम से कम लागत में अगर क्रियान्वयन करना है तो इसका एक ही हल है, और वो हल है मल्टी मोडल कनेक्टिविटी। और वो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी का हल का लक्ष्य की पूर्ति अगर करना है तो केवल पीएम गति शक्ति के आधार पर हो पाएगा। आज हमारे देश में लॉजिस्टिकल कॉस्ट करीब जीडीपी के 12% है, और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि इसे घटाकर हमें 8% तक हमें लाना होगा। और इसलिए गति शक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत 16 मंत्रालयों को एक ही मुट्ठी में बांधकर सभी योजनाओं का क्रियान्वयन एक साथ मिलकर करने का एक संकल्प हम लोग ने लिया है। और इसका लाभ आप देखिए, 3 लाभ स्वतः पिछले 2 वर्षों में एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है। 2021 में इसकी घोषणा हुई और 2 साल के अंदर पहले हमारे रोड हाईवे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भूमि अधिग्रहण की क्लियरेंस बहुत आसानी से आज हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पर्यावरण का प्रभाव आज उसमें कमी आई है, और रोड हाईवे के डिपार्टमेंट में पर किलोमीटर की 10 से 15 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। हमारे एनर्जी कॉरिडोर्स के हम बात करें, एनर्जी कॉरिडोर्स के लिए 5 लाख करोड़ रुपए के 192 रेल प्रोजेक्ट चिन्हित किए गए हैं। कितने समय में? 5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स, 192 रेलवे प्रोजेक्ट्स चिन्हित किए गए हैं 1 महीने के अंदर। और उसी के साथ साथ रेलवे के हमारे प्रोजेक्ट्स के फाइनल लोकेशन सर्वे जो सालों साल लगते थे, आज 8 गुना ज्यादा स्पीड से हम लोग संभव कर पाए। और हर क्षेत्र में अगर ये परिवर्तन आया है तो हम भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या परिवर्तन आएगा। हमारी सोच विचारधारा है कि भविष्य में ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हमें बढ़ानी होगी, अधोसंरचना का निर्माण कई गुना ज्यादा बढ़ाना होगा, और इसमें हमने कई लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण के तौर पर, पहला, नेशनल हाईवेज के क्षेत्र में जहां 37 किलोमीटर प्रतिदिन आज वर्तमान का हमारी क्रियान्वयन क्षमता है, उसे बढ़ाकर 2047 तक 60 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवेज का पूर्ण
क्रियान्वयन क्षमता हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं। आज भारत में 23 वंदे भारत ट्रेन चल रहे हैं। 2047 तक इस 23 की संख्या को बढ़ाकर 4500 वंदे भारत ट्रेन चलेंगे भारत के अंदर 2047 तक। तीसरी बड़ी हमारी लक्ष्य है कि भारतीय रेल को नेट जीरो कार्बन इमिशन का मंत्रालय हम लोग बनाने जा रहे हैं। और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत 2037 तक 27 तक हम लोग का बनाने का लक्ष्य है। आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2014 में हम 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थे। आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2027 तक मतलब अगले 4 साल के अंदर जर्मनी और जापान से आगे बढ़कर भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। ये जो सफर होगा $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक, ये सफर हाईवे, रोड, रेल, सिविल एविएशन, बंदरगाह, इनके विकास और प्रगति के ऊपर निरंतर संपर्क करते हुए गुजरेगा। और प्रधानमंत्री जी की सोच है कि परिवर्तन अगर हमें देश में लाना है तो इंक्रीमेंटल परिवर्तन से काम नहीं चलने वाला। परिवर्तन देश में हमें लाना होगा तो प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है कि मॉन्यूमेंटल परिवर्तन होना चाहिए। और वही मॉन्यूमेंटल परिवर्तन के कई उदाहरण आपके समक्ष मैंने रखे हैं। हमारा भारत फ्यूचर रेडी है, हमारा भारत बिल्ट फॉर द फ्यूचर है, हमारा भारत विश्व के नेतृत्व करने वाले देश के रूप में आने वाले दिनों में उभरेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. We will have questions one by one. Mr. Das. You said about this bullet train is coming up after 3 years, that is 26, this is 23rd. So between 26 and 27, because we are in December 23, so therefore 3 years means by the end of 26 or early 27. The first section will start within 3 years. There is knowledge economic science. You also talked about the monetization part. In the aviation industry, the second round of airport monetization was supposed to start. Because of the timeline, when we can expect that to happen? That is still under consideration of the interministerial group. As and when there is a decision that is taken on that, you will be informed. But we are very, very focused on our CapEx program. We have close to a 95,000 crore CapEx plan as far as airports are concerned, both by the government sector as well as the private sector. Close to about 30% of that or 25% of that will be done by the government, and 75% of that will be done by the private sector. We'll have our second airport in Navi Mumbai and our second airport in Delhi, in Jewar, operational, hopefully by the end of next year. And as far as airports are concerned, you're already aware that we had 74 airports until 2014 in 65 years of India's independence. In the last 10 years, we have built 75 more airports, waterdromes and heliports, taking the number to 149. And by 2030, this number will go to above 200. About the Bharatmala, why this bit has not yet been approved by cabinet? When can we expect the cabinet that because what can be made? Bharatmala Pariyojana is an extremely important part of our highway expansion. There will be no delay on that. Gadkari Saab himself is looking into that. And I'm very confident that as far as budgetary requirements are concerned and financial outlays are concerned, we are very focused on our CapEx program, and there is no dearth of finances for highway development. दो सवाल हैं आपके। एक तो अयोध्या का जो एयरपोर्ट है वो कब से यानी कितनी फ्लाइट्स होंगी वहाँ
थे और कब जो है उसकी शुरुआत की। दूसरा सवाल है जो 4500 वंदे भारत एक्सप्रेस आप बोल रहे हैं, अभी 23 चल रही है, तो क्या सारी की सारी शताब्दी राजधानी ये सारी वंदे भारत है? आपका जो पहला प्रश्न है अयोध्या एयरपोर्ट के बारे में, मैंने स्वयं सर्वेक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ किया है। इस महीने के अंत तक हमारा अयोध्या का एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। मैं स्वयं उसकी दक्षता और उसकी मॉनिटरिंग वीकली बेसिस पे नहीं लेकिन डेली बेसिस पे कर रहा हूँ। उसका पर्ट चार्ट बना है। हर एक भाग, चाहे विंडो ग्लेजिंग हो, चाहे फॉल सीलिंग हो, चाहे ATRS इक्विपमेंट हो, चाहे कैरोसेल हो, उस हर एक भाग का अलग अलग पर्ट चार्ट बना है जिसका प्लस माइनस डेली बेसिस पे मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस महीने के अंत तक हमारा एयरपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा और जब वो तैयार हो जाएगा तो प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन होगा। और जब प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन हो रहा है, वो केवल एयरपोर्ट का नहीं होगा लेकिन फ्लाइट के साथ होगा। जो आपका दूसरा प्रश्न है कि वंदे भारत के बारे में, 4500 हमारा लक्ष्य है। 2047 तक सारे देश के ट्रेन्स को हम लोग अपग्रेड करेंगे। और जब मैं अपग्रेडेशन की बात कर रहा हूँ तो जो वंदे भारत को हम 23 से 4500 तक ले जा रहे हैं, बुलेट ट्रेन को भारत में ला रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल मंत्रालय को विश्व के सबसे विकसित मंत्रालय में परिवर्तित करना। ट्रेन की क्वालिटी, ट्रेन की स्पीड, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ट्रैक रिन्यूअल, सभी चीजों को लेकर। केशव, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? देखिए, अब उस विषय में मेरा हाईवे और रेल पर मेरा मेरा एक सवाल है कि कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि उड़ान योजना की तक कोई रिपोर्ट बने, वहाँ पर टिकट प्राइस बहुत ज्यादा है। अगर बात करें खासतौर पर बिहार के दरभंगा पर कई बार जेपी नेता संजय झा ने ट्वीट भी किया है। देखिए, आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल हाईवे और रेल पे है। उड़ान योजना के विषय पर मैंने कल संसद में भी पूर्ण विश्लेषण दिया है। अगर आप देखें, जो हम लोगों का टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट है, 60 रूट्स पर हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। और अगर आप जनवरी से अक्टूबर तक पिछले वर्ष मतलब 2022 का और इस साल का तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हर एक सेक्टर पे जो मॉनिटर किया जाता है, वहाँ फेयर्स में अक्टूबर और नवंबर के माह में, सितंबर और अक्टूबर के माह में फेयर्स की गिरावट आई है। केवल जनवरी के माह में बढ़ोतरी हुई थी, जनवरी 2022 वर्सेस जनवरी 2023, और वो इसलिए था क्योंकि हाई सीजन की बात थी, लेकिन बाकी महीनों में गिरावट आई। So you mentioned about the bullet train project which is going to, the first phase will start early 2027 or by the end of 26. So in this project, are we also preparing some grades of steel in India which will be used, the domestically manufactured steel? Indian manufactured steel is used in all of our projects in India. The longest bridge in India uses Indian steel. Our aircraft carrier, which has been built, has used Indian steel. So I'm very confident that Indian steel is not any different from world-class steel and is the best quality of steel that is produced. So I'm very confident that it has to obviously pass all the musters of the technical specifications, but I'm very confident that Indian steel will be a great competitor. मेरी एक जिज्ञासा है कि बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल है, लेकिन कमल के फूल को जब आप खोलते हैं तो एक पत्ता खुलता है, फिर खोलते हैं एक पत्ता खुलता है। मोदी जी का हर चुनाव के बाद एक नया पत्ता खुलता है। अब ये जो 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चुनाव हुआ है, नतीजे आए हैं, तो क्या लगता है आपको कौन सा पत्ता खुलने वाला है? यंग चेहरा मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल हाईवे और रेल पर। So like you mentioned about the railways and in the road infrastructure. So what is the road map ahead of for civil aviation? That will be covered a little later today. We are covering, thank you for raising that question. We are covering the whole area of future ready infrastructure today. I have 3 of my colleagues who are also going to hold similar press conferences, and we have
decided to do exactly that. Million. If all sectors are covered by one person, then there is no need for another press conference. So 2 sectors are being covered by me. 2 sectors are going to be covered by General V.K. Singh ji. 2 sectors are going to be covered by Narasimha Rao ji. 2 sectors are going to be covered by Hina Gavit ji. So civil aviation will be covered by one of these people, and you can ask the question there. आज तक से अगर इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो आप इसको कितना श्रेय पीएम मोदी की गारंटी को देते हैं, और क्योंकि अब जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन हैं वो भी कह रहे हैं कि मोदी गारंटी इज समथिंग दैट, देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने गारंटी 2014 में दी थी, और इस विषय में प्रधानमंत्री जी ने तो इसे साकार करके दिखा दिया है देश की जनता को। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सारे आंकड़े आपके सामने रख लिए, और सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा कि हम 10वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे 2014 में। 9 साल में हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार नहीं कह रही, आईएमएफ कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, सारे रेटिंग एजेंसीज कह रहे हैं कि 2027 तक भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में बनने जा रही है। उसका बैकबोन प्रधानमंत्री जी का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का जो लक्ष्य उन्होंने बनाया है, उसी के आधार पर आज ये संभव हो पाया है। हमारे सरकार के 2 मुख्य लक्ष्य हैं। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स स्पेंड। जब इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स स्पेंड 10 लाख करोड़ का होता है, हर एक इंडस्ट्री उसके साथ जुड़ती है। उसी के साथ जो हमारा सोशल डेवलपमेंट स्पेंड, अस्पताल पर, पीएम आवास योजना पर, उज्ज्वला योजना पर, पीएम किसान निधि पर, हमारे जनजातीय समाज के विकास के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था से हम 2047 से तक आगे हम लोग बढ़ें, वो तभी प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है। वो संभव हो पाएगा जब 140 करोड़ जनता भारत के विकास और प्रगति में अपना योगदान दे पाए। और इसलिए सामाजिक विकास भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सामाजिक विकास होती है, उसी के साथ हर एक व्यक्ति इस विकास और प्रगति की क्रांति में, एक क्रांति हमने लड़ी है, लड़ाई आजादी की, ये दूसरी क्रांति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी देश की जनता को पूरी तरह से उत्साहपूर्वक उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि ये क्रांति हमें लड़नी है। ये आर्थिक विकास की लड़ाई हमें जीतनी है विश्व में, और इसलिए विकसित भारत योजना की शुरुआत भी की गई है, क्योंकि एक एक व्यक्ति में वो भावना होनी चाहिए कि मां भारती के विकास और प्रगति में हमारा योगदान हो, और उसके लिए एक एक व्यक्ति के हाथ में औजार देना होगा। भारत में विश्व स्तरीय अधोसंरचना स्थापित करना होगा। एक एक व्यक्ति को ये भावना उत्पन्न करनी होगी कि हम भी देश के विकास और प्रगति में अपना योगदान दे पा रहे, और उनके हाथ में औजार तब होंगे जब उनके हाथ में राशि होगी, उनके हाथ में साधन होगा, उनको विकास और प्रगति के पेरिफेरी से, कोने से मुख्य धारा में हम लोग जोड़ पाए। और यही प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा रही है, चाहे वो पूर्वोत्तर क्षेत्र को पूर्वोदय में परिवर्तित किया है, चाहे जम्मू कश्मीर को भारत का एक मुख्य अंग बनाया है, चाहे पिछड़े जिलों को आकांक्षी जिलों में परिवर्तित किया है, चाहे पिछड़े ब्लॉक को, अब पहले पिछड़े जिलों की शुरुआत की गई थी, अब पिछड़े ब्लॉक की शुरुआत की गई, पिछड़े ब्लॉक को आकांक्षी ब्लॉक में परिवर्तित किया है, और वहां विकास और प्रगति निरंतर तरीके से जो हो रही है, उससे इस लक्ष्य की पूर्ति प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में संभव हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. थैंक यू। Please join us for tea. Thank you. Please join for tea.
Please join for breakfast. अरविंद जी, अरविंद जी, कैमरा ले लीजिए, कैमरा बाहर। मेरा माइक